आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है, ये हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद में जो है हम लोग हेरिटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको ये जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, BPSC TRE 4.0 जो उप्स का कॉन्सेप्ट है C++, उसमें आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को अगर हम लोग बात करें BPSC TRE 1, BPSC TRE 2, 3 यानी जितने भी एग्जाम हुए उसमें आपको उप्स कॉन्सेप्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले वीडियो में मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है उस पर जो मैंने है वो क्वेश्चन भी करवाया है, तो आप लोग पिछला वीडियो भी जरूर देख लें। तो आज देखेंगे कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यानी कंस्ट्रक्टर क्या है, तो कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। यानी कि मेथड क्या होता है, मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते थे, मेथड को कॉल करते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। इन C++ कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम दैट ऑफ द क्लास। यानी कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो क्लास का सेम नेम का होगा। जैसे मैंने कोई भी क्लास कार नाम का क्लास बनाया है, ठीक है, या स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होगा, सेम नेम होगा। जैसे कार नाम का कोई क्लास है तो हमारा कंस्ट्रक्टर भी कार से ही बनेगा। एंड इट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, यानी कि कंस्ट्रक्टर का कोई जो है वो रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको जो है वो माइंड में रखना है कि कंस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल। सेकेंड पॉइंट क्या बताया कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास का सेम नेम होता है। ठीक है, यानी जिस क्लास से हम नाम बनाएंगे उसी नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। तीसरा हमने क्या बताया कि कंस्ट्रक्टर का जो होता है कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। एक कंस्ट्रक्टर हैव नो एनी रिटर्न टाइप। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कंस्ट्रक्टर में। आप जैसे देखिए C++ में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे क्रिएट किए हैं, क्लास एक नाम बनाया, क्लास का नाम दिए हैं वॉल, और उसी तरह से देखिए जो क्लास का नाम है यहाँ पे वही हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम दिया है, यानी सेम नेम ऑफ द क्लास। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। इस तरह से हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स हुआ कंस्ट्रक्टर का। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर C++ में कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर्स इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी वैसा कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटर पास हम लोग नहीं करते हैं, यानी विदाउट पैरामीटर, दैट इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है ताकि आप लोग को जो है वो अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो। आपका जो MCQ जो क्वेश्चन बनता है उससे आपसे जो है वो जो इसी प्रकार का जो कंस्ट्रक्टर से जो क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। तो उस तरह से मैंने एक समझाने के लिए आपके लिए एक C++ का प्रोग्राम लिया है कि जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसमें मैंने कुछ जो है वो डेटा मेंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ लिया। ठीक है, उसके बाद में कंस्ट्रक्टर में उसके बाद हम लोग क्या करा रहे हैं, जो भी हम लोग सी आउट करवाना है वो हम लोग सी आउट करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएटिंग वाली मैसेज हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो लेंथ को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मेथड बनाया हुआ है। अब देखिए कि क्या हो रहा है कि जैसे वॉल क्लास है और wall1 नाम का मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कहीं मैंने जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है इस प्रोग्राम में, नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद में जो हमारा जो है आउटपुट आ जाता है क्रिएटिंग ए वॉल और लेंथ जो है वो 5.5। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लेंथ जो है वो 5.5 दिया था, मैसेज था कि क्रिएटिंग ए वॉल, तो वही हमारा यहाँ पे जो है आउटपुट शो हो गया। यानी हमें कंस्ट्रक्टर को जो था
वो हमने कहीं पे भी कॉल नहीं किया था, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हमारा जो कंस्ट्रक्टर था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया था, कॉल हो गया था। तो ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर, और ये था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी जिसमें हम लोग देखिए कोई भी पैरामीटर पास जो है वो नहीं किए हैं, विदाउट पैरामीटर है, तो डेट इज नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा हमारा आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक इन C++ एक कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि वैसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर को जो है वो पास करते हैं। दिस इज प्रेफर मेथड टू इनिशियलाइज मेंबर डेटा, यानी कि हमें जो है वो क्या प्रेफर करता है, यानी हम लोग डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए जो है वो कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, इससे पहले मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको दिखाया, सेम उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है इसमें हम लोग क्या किया है, पैरामीटर को पास किए हैं। पहला पैरामीटर मेरा क्या है, लेंथ नाम का है, और दूसरा हमारा जो पैरामीटर है वो हाइट है, ठीक है, दो पैरामीटर मैंने पास किया है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, उसमें मैंने पैरामीटर पास किया, यहाँ पे जो था वो दो डेटा मेंबर है, लेंथ एंड हाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग कि एक मैंने जो है वो मेथड बनाया है कैलकुलेट एरिया, और जो है वो मेथड जो है वो कैलकुलेट करके देगा हमें एरिया। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर का देखिए कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया, वहाँ भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो मेथड बनाया है मैंने जो है वो रिटर्न करवा रहा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब हम लोग मेन मेथड में आते हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट वाल1 एक क्रिएट किए, एक वाल2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और उसमें जो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने पैरामीटर पास किया है, तो वही यहाँ पे हमें जो है वो पैरामीटर जो है वो पास करना होगा वैल्यू, ठीक है, लेंथ एंड हाइट का। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पैरामीटर पास किया है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कोड को। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी आउट किया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो कैलकुलेट एरिया नाम का मेथड है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे वाल1 डॉट कैलकुलेट एरिया, वाल2 डॉट कैलकुलेट एरिया, यानी दो बार हम लोग दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो बार मेथड को कॉल कर रहे हैं। और हम लोग जब इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे हमारा आ गया वाल1 का जो एरिया था वो कैलकुलेट हो गया, और वाल2 का जो एरिया है वो कैलकुलेट होकर आ गया। तो ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए मैंने आप लोग को बल्कि कॉन्सेप्ट नहीं, आपको साथ साथ में प्रोग्राम भी बता रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो कंस्ट्रक्टर को समझें कि कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज क्या होता है, कॉपी क्या होता है, ठीक है। अब आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++ इज यूज्ड टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसको हम लोग जो है वो एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे यहाँ पे वही सेम जो है वो कोड है, ठीक है, सेम क्लास का नाम है वाल, उसके बाद में मैंने दो डेटा मेंबर लिया है, हाइट और लेंथ, ठीक है। उसके बाद में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, और ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैंने दो पैरामीटर पास किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है यहाँ पे, एक मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर विथ ए वाल ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर कॉपी डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर विथ ए वाल ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर, यानी हमने ऑब्जेक्ट पास किया है एज ए पैरामीटर, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्या कर रहा है, जो भी हमारा लेंथ एंड हाइट है उसके थ्रू हम लोग जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेम हुआ, ये कैलकुलेट नाम एरिया नाम का हम लोग मेथड बना रहे हैं जिसमें मैंने रिटर्न लेंथ इनटू हाइट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेन मेथड में। यहाँ पे आपको समझना होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने एक वाल1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने पैरामीटर पास किया हाइट एंड विड्थ, ठीक है, हाइट एंड लेंथ। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या कर रहा है कि एक वाल1 ऑब्जेक्ट बनाया, एक वाल2 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और इस वाल1 का जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम लोग जो है इसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। वही तो हमारा जो था यहाँ पे डिफिनेशन में क्या था, यहाँ पे आप लोग डिफिनेशन में क्या देख सकते हैं कि यूज टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, वाल1 एंड वाल2। और उसके बाद में हम लोग जो है क्या कर रहे हैं
वाल 1 एंड वाल 2 का जो कल एरिया है वो कैलकुलेट हो करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा वाल 1 का भी सेम आया और वाल 2 का भी आउटपुट जो है वो सेम आया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए दे दिया है यहाँ पे ताकि आप लोग जो है पढ़ करके जो है वो समझें कि कैसे जो मेरा प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है। तो ये आपको बेसिकली वो कंटेंट है। तो आप लोग जो PDF मिलेगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर अब यहाँ पे अब हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का, कि इनहेरिटेंस क्या होता है C++ में, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें C++ में, जावा में, पाइथन में। तो ये UPS का इम्पॉर्टेंट जो है वो एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि फीचर्स है। इससे आपको जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग जो इनहेरिटेंस अच्छे से जो है वो पढ़ना है। तो अब आता है कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो inheritance in C++ is a mechanism that allow a new class known as the derived class to inherit property and method from existing class is called base class। यानी inheritance का concept है कि हम लोग जो existing class in the sense कि base class, यानी जो base class का property होता है, method होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, inherit करते हैं किसमें, derived class में। ठीक है, तो that is the concept of inheritance। This concept enable code reuse and establish a hierarchical relationship between the classes। और ये क्या करता है कि क्लासेस के बीच में जो है वो hierarchical रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। जैसे क्या है, ये एक क्लास ये है, ठीक है, और ये क्लास B है। ठीक है, तो इस जो क्लास A है इसका जो मेथड और प्रॉपर्टी होगा वो कौन इनहेरिट करेगा, B करेगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो क्लास होता है वो होता है बेस क्लास, और जो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी वो कहलाता है ड्राइव क्लास, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस का जो टाइप आएगा कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, उसमें हम लोग देखेंगे। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट में यही रखना है या ध्यान रखना है कि इनहेरिटेंस जो एक प्रकार का UPS का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि बेस क्लास का जो प्रॉपर्टी होता है, मेथड होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं ड्राइव क्लास में। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या एडवांटेज है इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस का जो हमको आपको बता दें कि जो हमारा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 4 एडवांटेज आप लोग को बताया है। कि पहला है कि दैट टाइम इट टेक्स टू डिजाइन एन एप्लीकेशन इज रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस द टाइम, यानी टेक लेस टाइम डिजाइन टू एप्लीकेशन। ठीक है, पहला। दूसरा, द एप्लीकेशन यूजेज लेस मेमोरी। दूसरा हमारा क्या एडवांटेज है, मेमोरी जो है वो कम यूज होता है, यानी यूजेज लेस मेमोरी। तीसरा हमारा क्या है कि द टाइम इट टेक्स फॉर एन एप्लीकेशन टू रन इज रिड्यूस, यानी किसी भी एप्लीकेशन को जब हम लोग रन करते हैं तो जो टाइम होता है वो क्या करता है, वो भी जो है वो रिड्यूस करता है। तो ये था एडवांटेज इनहेरिटेंस का। द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन इम्प्रूव, यानी एप्लीकेशन का भी परफॉर्मेंस क्या करता है, इम्प्रूव करता है। और एक और हम लोग कह सकते हैं कि कोड रीयूजिबिलिटी, यानी इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है, कोड रीयूजिबिलिटी, यानी हमें ये कोड रीयूजिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा बेस क्लास में मेथड है और प्रॉपर्टी जो भी है बेस क्लास का, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिराइव क्लास में ला रहे हैं। तो क्या करें, उस कोड को हम लोग रीयूज कर रहे हैं, यानी सिंपल जो है वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके हम लोग जो है उसको, उस मेथड को, बेस क्लास मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजिबिलिटी। ये था हमारा इनहेरिटेंस का एडवांटेज। नेक्स्ट अब आता है कि कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला है सिंगल, दूसरा है मल्टीपल, तीसरा है हायरार्किकल, चौथा है मल्टी लेवल और पांचवा है हाइब्रिड। यानी 5 प्रकार के जो इनहेरिटेंस होता है। और इन्हीं टाइप, जो 5 टाइप का आपको दिख रहा है, इन्हीं 5 में से आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनता है आपके एग्जाम में। तो हम लोग जो है इससे पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। इसके पढ़ने के बाद जो हम लोग जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
Access specifier are the keywords to control the accessibility of class, method and other class member. It also ensures what function and property are inherited when a class is derived from another class. यानी access specifier क्या है, एक प्रकार का जो कह सकते हैं हम लोग कीवर्ड है जो बेसिकली यूज होता है कि वो हमें एक्सेसिबिलिटी बताता है कि जो हमारा क्लास है या हम लोग कह सकते हैं मेथड है या क्लास का मेंबर है उसका एक्सेसिबिलिटी क्या है। क्या उस मेथड को हम लोग जो है वो क्लास के अंदर ही यूज करेंगे, क्या उस मेथड को हम लोग क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं, क्या उस जो मेंबर क्लास का जो मेंबर है वो क्लास के अंदर ही यूज करेंगे, क्या उस क्लास का जो मेंबर है उसको हम लोग क्लास से बाहर यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी जो बतलाता है वो एक्सेस स्पेसिफायर बतलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी जैसे हम लोग प्रॉपर्टी जो है, क्या हम लोग बेस क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो डिराइव क्लास में इनहेरिट करेंगे, तो ये हमें कौन बतलाता है, एक्सेस स्पेसिफायर हमें जो है बतलाता है कि हमारा जो क्लास का मेथड है, क्लास का मेंबर है, वो क्लास के आउटसाइड एक्सेसिबल है कि नहीं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। इन C++ वी हैव 3 एक्सेस स्पेसिफायर। 3 तरह का जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है C++ में। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि क्या होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो पहला हमारा है पब्लिक। द मेंबर्स दैट आर पब्लिक इन द बेस क्लास आर डिराइव्ड एज पब्लिक इन द डिराइव्ड क्लास। इफ डिराइव्ड पब्लिकली these are accessible from anywhere outside the class। यानी कि क्लास का अगर मेंबर क्या डिफाइन है, पब्लिकली डिफाइन है, तो वो जो मेंबर है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होगा। यानी एनीवेयर हम लोग कह सकते हैं कि प्रोग्राम में कहीं पे भी जो है वो एक्सेसिबल होगा, चाहे इनसाइड का क्लास बात करें, इनसाइड मेथड बात करें, या आउटसाइड क्लास बात करें, या आउटसाइड मेथड बात करें। यानी पब्लिक जो मेंबर होता है वो एनीवेयर हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्सेसिबल है। दूसरा हमारा आता है प्राइवेट। पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट। द मेंबर्स ऑफ डिराइव क्लास व्हेन इनहेरिटेड प्राइवेटली, प्राइवेट मेंबर आर नेवर इनहेरिटेड। यानी कि कोई भी क्लास का अगर डेटा मेंबर क्या है, प्राइवेट है, या मेंबर हम लोग कह सकते हैं कि मेथड वो क्या है, प्राइवेट है, तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता है, या आउटसाइड द मेथड एक्सेसिबल नहीं होता है। जिससे हम लोग इनहेरिटेंस में जो हम लोग मेथड या डेटा मेंबर क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको मेथड क्या होना चाहिए, या तो पब्लिक होना चाहिए या तो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तब जो हमारा मेथड, अगर आपका मेथड प्राइवेट है तो वो मेंबर जो है वो इनहेरिटेड नहीं होगा, यानी आउटसाइड क्लास आप उसको जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है प्राइवेट मीन्स प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्टेड। द प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास बट दे कैन बी इनहेरिटेड। यानी कि प्रोटेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं बेस क्लास टू डिराइव क्लास। तो ये 3 तरह का जो हमारा था वो एक्सेस स्पेसिफायर होता है C++ में। तो आपको पूछा भी जा सकता है कि पब्लिक का क्या कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आगे जो आपको देखिए जो इनहेरिटेंस है उसमें आपको ये जो है वो जानकारी मिलेगा कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड बेसिकली कैसे वर्क करता है। अब आता है कि बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर और फंक्शन इन C++ प्राइवेट। यानी कि C++ में बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं क्लास का वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में पहला जो हमारा आता है सिंगल इनहेरिटेंस। व्हेन वी हैव ओनली वन बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास सच एन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक बेस क्लास होगा और एक डिराइव क्लास होगा, और इस बेस क्लास का जो प्रॉपर्टी और मेंबर होगा कौन इनहेरिट करेगा, क्लास बी यानी कि डिराइव क्लास। इसको हम लोग और किस नाम से भी जानते हैं, पेरेंट क्लास और
चाइल्ड क्लास, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड भी बोलते हैं, बेस ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल के मदद से आप लोग समझिएगा कि कैसे जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस वर्क करता है। यहाँ पे देखिए आप लोग कि एक मैंने बेस क्लास बनाया है जिसमें मेरा डेटा क्या है, पब्लिक है, यानी डेटा पब्लिक है, तो इट मीन्स ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है। इट मीन्स हम लोग ये जो डेटा मेंबर है इस क्लास बेस क्लास का, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, डेटा मेंबर जो कि पब्लिक है। और इसमें मैंने एक मेथड बनाया है सेट डेटा, जिसमें एक पैरामीटर पास किया हुआ है, ठीक है, न्यू डेटा इंट टाइप का। दूसरा हमारा आता है एक गेट डेटा, ठीक है, जो कि ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, डेटा को रिटर्न करके देगा, ठीक है, डू मेथड, यानी हमारा बेस क्लास में टू मेथड बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग जो है इनहेरिट करते हैं क्लास को। क्लास डिराइव क्लास है पब्लिक, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्लास डिराइव क्लास यानी क्लास डिराइव क्लास का नेम कॉलन और स्पेसिफायर यानी कि पब्लिक, उसके बाद में बेस क्लास यानी जो आपका बेस क्लास का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया था बेस, तो यहाँ पे भी जो है वो बेस क्लास है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो C++ में क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। कैसे करते हैं फिर से वो समझते हैं। क्लास ड्राइव क्लास का नाम कॉलन, पब्लिक स्पेसिफायर यानी स्पेसिफायर, उसके बाद में बेस क्लास का नाम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी जो मैंने मेथड बनाया है वो क्या बनाया है, पब्लिक डेटा टू, और एक मैंने मेथड बनाया है प्रिंट मैसेज। तो ये ड्राइव क्लास का डेटा मेंबर है और ये मेंबर फंक्शन है। लेकिन जब हम लोग मेन मेथड में आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हम लोग ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहे हैं, ड्राइव क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट हम लोग ड्राइव क्लास का क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा जो मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट डॉट जो गेट डेटा मेथड है उसको भी कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेट डेटा और जो गेट डेटा जो मेथड है वो किसका मेथड है, तो ये जो मेथड है वो हमारा बेस क्लास का मेथड है, सेट डेटा और गेट डेटा। ये हमारा बेस क्लास का मेथड है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाया हम लोग, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और उस ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस क्लास का जो डेटा मेंबर है सेट और गेट डेटा उसको कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद में एक जो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का ही है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जो डिराइव क्लास का जो डेटा मेंबर है और जो मेथड है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, यानी प्रिंट मैसेज ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, 55 मैंने डेटा दिया था, आउटपुट हमारा 55 आ गया। ये जो है वो डिराइव डेटा 10 और ये जो मेथड हमारा आ गया मेथड ऑफ डिराइव क्लास। तो इस कॉन्सेप्ट का आप लोग मदद से यही क्या समझें कि जो बेस क्लास का डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है उसको हम लोग डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि बेस क्लास का जो मेंबर फंक्शन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं डिराइव क्लास में। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, मैंने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके और उसका जो मेंबर फंक्शन था उसको मैंने कॉल कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाया सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस देखिए मैंने आपको फिगर बना के और विथ एग्जांपल इसलिए मैंने बता रहा है कि आपका जो कॉन्सेप्ट हो ना वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। आपको जो है वो कहीं पे भी आप इससे क्वेश्चन है तो आप इजीली जो है उसको बना सकें। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि व्हेन ए क्लास इज डिराइव्ड विथ मोर देन वन बेस क्लास सच एन इनहेरिटेंस कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है वो बेस क्लास कितना है, दो बेस क्लास है, एक ए है और एक बी है। और डिराइव क्लास कितना है, एक है, दैट इज सी। सो यहाँ पे वही कह रहा है कि
व्हेन ए क्लास डिराइव विथ मोर देन वन बेस क्लास, यानी कि एक डिराइव क्लास मोर देन वन बेस क्लास को क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा हो, दैट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंपल आपको ये फिगर माइंड में रखना है, दो बेस क्लास एक डिराइव क्लास, ठीक है। क्लास सी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास बी, यानी कि क्लास सी जो है वो डिराइव करेगा किसको, क्लास ए और क्लास बी को। क्लास सी विल हैव ऑल द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ क्लास ए एंड बी, that is inherit the property all the property and method class A and B C will be inherited, ठीक है। ambiguity in multiple inheritance, एक ambiguity का जो कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज दैट यहाँ पे देखिए कि इन ए केस वेयर बोथ द बेस क्लास हैव फंक्शन विथ सेम नेम, अगर हमारा बेस क्लास ए का मेथड और क्लास बी का मेथड दोनों मेथड अगर दोनों का मेथड सेम हो, ठीक है, दोनों का मेथड क्या हो, दोनों का मेथड का नाम सेम हो, क्लास ए का भी मेथड का नाम सेम है और क्लास बी का भी मेथड है उसका भी नाम सेम है, तो क्या होगा कि देयर अराइजेज एम्बिग्विटी एज टू विच मेथड टू यूज व्हेन कॉल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास एट दिस टाइम द कंपाइलर शो एन एरर ड्यू टू एम्बिग्विटी दैट एरोज, यानी कि अगर हमारा बेस क्लास ए और बेस क्लास बी का मेथड का नाम सेम होगा, तो जब हम लोग डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके उस मेथड को अगर हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो उस टाइम पे हमारा कंपाइलर क्या शो कर सकता है, एरर शो करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं द एम्बिग्विटी, ठीक है। यानी कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई कि दोनों का मेथड सेम है, बेस क्लास 1 में भी और बेस क्लास 2 में भी, तो वो किसे कॉल करेगा, क्योंकि दोनों मेथड सेम ही है, तो उस टाइम में तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एम्बिग्विटी। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के मदद से कि कैसे हम लोग मेथड बनाएंगे बेस क्लास में, बेस क्लास ए में, बेस क्लास बी में, ताकि हमारा जो एम्बिग्विटी का कॉन्सेप्ट हो वो नहीं आए। एम्बिग्विटी मतलब आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लास ए बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने डेटा मेंबर जो क्या रखा है, पब्लिक रखा है। अगर यहाँ पे मैंने प्राइवेट रखता तो क्या डेटा मेंबर एक्सेसिबल होता, इनहेरिटेड होता, नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक रखा है। और यहाँ पे मैंने मेथड बनाया है वाइड सेट डेटा, एक मैंने मेथड बनाया है गेट डेटा। तो ये हमारा बेस क्लास जो है वो क्लास ए है, दूसरा हमारा बेस क्लास जो है वो बी है, उसमें मैंने एक मेथड बनाया है वाइड प्रिंट बेस क्लास 2। देख रहे हो मेथड जो है दोनों का अलग है, बेस क्लास में सेट डेटा गेट डेटा है, लेकिन मैंने जो क्लास बी है उसमें मैंने मेथड का नाम अलग रखा है, ताकि हमारा जो एम्बिग्विटी हो वो शो नहीं हो, यानी एम्बिग्विटी का जो चांसेज है वो नहीं हो, इसलिए मैंने मेथड का नाम अलग रखा है, ताकि जब कंपाइलर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब कॉल करे तो उसे पता चले कि कौन जो मेथड है वो बेस क्लास ए का है और कौन सा मेथड जो है वो बेस क्लास बी का है, इसलिए मैंने मेथड का नाम अलग रखा है। अब हम यहाँ पे देखिए कि ड्राइव क्लास के थ्रू मैंने क्लास ए और क्लास बी को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। क्लास डिराइव क्लास का नाम, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक क्लास का नाम, कॉमा पब्लिक क्लास बी यानी बेस क्लास का नाम। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इनहेरिट करते हैं, ये सिंटैक्स आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने ये जो डिराइव क्लास का डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, मैंने फंक्शन बनाया है, मेथड दिया है। अब यहाँ पे आता है मेन मेथड। मैंने यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहे हैं, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब जब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसी ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग बेस क्लास 1 यानी कि क्लास ए, बेस क्लास 2 यानी कि क्लास बी का जो डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्ट सेट डेटा जो कि बेस क्लास 1 डेटा का नाम है, मैंने डेटा 55 पास किया है। ऑब्जेक्ट
डॉट गेट डेटा जो कि बेस क्लास 1 का जो मेथड है उसका नाम है। ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट बेस क्लास 2 यानी ये मेथड किसका है, बेस क्लास 2 का है। तो ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इसको एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डेटा टू ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट मैसेज, ये तो डिराइव क्लास का हमारा मेथड और डेटा मेंबर है। तो अब यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं। तो 55 दिस मेथड इज दिस इज ए मेथड ऑफ क्लास बी 10 और मेथड ऑफ डिराइव क्लास, यानी देख रहे हैं डिराइव क्लास के मदद से हम लोग जो है वो बेस क्लास 1 और बेस क्लास बी 2 का जो डेटा है, बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2 का जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हेरारिकल। देखिए कई लोग जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं मल्टीपल और हेरारिकल में, उनको पता ही नहीं चलता है कि हेरारिकल में बेस क्लास कितने होते हैं, मल्टीपल में बेस क्लास कितने होते हैं। वो हेरारिकल को मल्टीपल बता देते हैं और मल्टीपल को हेरारिकल बता देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे कि जो हेरारिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। कैसा फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, ट्री के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जिसमें बेस क्लास एक होता है और ड्राइव क्लास मोर देन 1 होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरारिकल। व्हेन वी हैव सेवरल ड्राइव क्लास फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास सच एन इनहेरिटेंस इज टर्म्ड हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो 1 base class more than 1 derived class that is known as hierarchical inheritance, 2 base class 1 derived class that is known as multiple inheritance। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना, इसी में कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो है A and B classes are derived from a single class C that is known as hierarchical। देख रहे हैं यहाँ पे एक बेस क्लास है। अब यहाँ पे जो है वो हेरारिकल कॉन्सेप्ट जो आता है उसका भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल के, ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पे एक बेस क्लास मैंने बनाया है जिसका नाम दिया है सी, क्लास सी, डेटा मेंबर उसमें, फिर उसके बाद में मैंने मेथड बनाया है सेट डेटा, फिर उसमें मैंने एक गेट डेटा मेथड बनाया है। अब यहाँ पे देखिए कि जो क्लास ए और डिराइव फ्रॉम क्लास सी, यानी कि क्लास ए क्या है, डिराइव क्लास है और वो किसको डिराइव कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी को। दूसरा मैंने क्लास बनाया है डिराइव, दूसरा डिराइव क्लास क्या है, क्लास बी है और वो भी इनहेरिट कर रहा है किसको, क्लास सी को, यानी कि बेस क्लास को। यानी दो डिराइव क्लास जो है वो क्लास सी को जो है इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए एंड क्लास बी। सबका अपना अपना मैंने यहाँ पे देखिए इसमें मेथड बनाया है, ठीक है, इसमें भी जो है मैंने मेथड बनाया है, वही जो है सारा कॉन्सेप्ट है। और जो है इसमें भी मैंने मेथड बनाया है, यानी सब जो क्लास है उसके अंदर जो है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है। अब यहाँ पे आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यहाँ पे आता है, मैंने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बना रहा है वो क्लास ए का बना रहा है, यानी ड्राइव क्लास 1। दूसरा मैंने जो है वो ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने जो बना रहा है वो क्लास बी, यानी कि डिराइव क्लास 2 ऑब्जेक्ट 2। अब पहला जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उससे तो ये तो खुद का क्लास यानी डिराइव क्लास ए का जो डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, वो तो कॉल होगा ही, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू जो डेटा मेंबर जो है वो बेस क्लास का है। जैसे बेस क्लास में क्या है हमारा डेटा मेंबर, बेस क्लास में हमारा जो डेटा मेंबर है वो है सेट डेटा और गेट डेटा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना के सेट डेटा और गेट डेटा को कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू भी, और यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया है उसके थ्रू भी मैंने सेट डेटा और गेट डेटा को है जो है वो कॉल कर रहा है। यानी कि एक बेस क्लास मल्टीपल डिराइव क्लास दैट इज नोन एज हायरार्किकल। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो देख सकते हैं 55 मेथड ऑफ क्लास ए एंड 165, ठीक है। ये तीनों जो ऑब्जेक्ट 1 से कॉल हुआ हमारा, और ये जो तीन आउटपुट फिर से 55 मेथड ऑफ क्लास बी और 110। तो ये जो हमारा आउटपुट आया किसके थ्रू से आया था, ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू से जो मैंने मेथड
जो है वो कॉल किए थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाया हायरार्किकल। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी लेवल। ठीक है, देखिए मल्टी लेवल में क्या होता है कि व्हेन वी डिराइव ए क्लास फ्रॉम एन ऑलरेडी डिराइव क्लास, यानी कि जैसे क्लास ए है, इसको डिराइव कौन कर रहा है? क्लास बी जो है वो इसको डिराइव क्लास सी, तो यानी क्लास ए का डिराइव क्लास कौन हो गया? क्लास बी हो गया। क्लास बी का कौन हो गया? क्लास सी हो गया। यानी चेन के जो फॉर्म होते दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि ए डिराइव क्लास फ्रॉम ऑलरेडी डिराइव क्लास, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल। इन एबव एग्जाम्पल क्लास सी इज डिराइव फ्रॉम क्लास बी, ठीक है, विच ऑलरेडी डिराइव क्लास ऑफ ए, यानी कि बी जो है जो किसका डिराइव क्लास है? ए का, और सी जो है वो बी का है। तो सी जो है वो जो इनहेरिट कर रहा है ऑलरेडी जो है वो बी एक प्रकार का ड्राइव क्लास है। यहाँ पे देखिए क्लास ए बेस क्लास है, क्लास बी जो यहाँ पे बी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस एडिशनल प्रॉपर्टी, क्लास सी प्रॉपर्टी ऑफ बी प्लस उसका एडिशनल प्रॉपर्टी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल। आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से जो है वो समझना है। अब मैंने इसका भी एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट, मेन यहाँ पे है कि किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट से कौन सा क्लास का जो है मेथड कॉल होगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो माइंड में एकदम बिल्कुल क्लियर हो। देखिए यहाँ पे क्लास ए, ठीक है, अब उसका जो है डेटा मेंबर है, कुछ मेंबर फंक्शंस हैं, सेट डेटा, गेट डेटा, ये क्लास ए का है। दूसरा हमारा है क्लास बी, जो क्लास बी किसको ड्राइविंग क्लास बी फ्रॉम क्लास ए, क्लास बी किसको कर रहा है? क्लास ए को कर रहा है, तो क्लास बी का कुछ अपना मेथड है। उसी तरह से क्लास सी अब किसको कर रहा है? क्लास बी को कर रहा है। देख रहे हैं, क्लास बी कर रहा था क्लास ए को, अब क्लास सी कर रहा है क्लास बी को, उसका भी फिर मैंने जो सी का जो कुछ मेथड है वो बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आता है मेन मेथड में। मेन मेथड में यहाँ पे जो है मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है? मैंने यहाँ पे क्लास सी का, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लास ए, ठीक है, क्लास बी और क्लास सी, तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है? क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने एक्सेस फंक्शन ऑफ ए क्लास ए फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी, यानी कि इस क्लास सी के ऑब्जेक्ट, जो क्लास सी का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैंने फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, किसका? क्लास ए का। ठीक है, अब यहाँ पे है एक्सेसिंग फंक्शन ऑफ क्लास बी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास सी, यानी क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग अब किसका मेथड को एक्सेस कर रहे हैं? क्लास बी का जो मेथड है उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेसिंग एडिशनल फंक्शन, यानी कि जो हमारा डिराइव क्लास का, यानी क्लास सी का जो मेथड है उसको मैंने जो यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? क्लास सी का बनाया, और क्लास सी का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जो कॉल कर रहे हैं वो क्लास ए का भी मेथड को भी कॉल कर रहे हैं, और क्लास बी का भी जो मेथड है उसको भी मैंने एक्सेस कर रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लास जो है वो बी का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किए क्लास ए को एक्सेस करने के लिए, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो ये जो है वो बी सी जो है वो बी को जो है वो ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्लास सी को मदद से ही हम लोग, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्लास बी का जो मेथड है उसको जो है मैंने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे जो है आउटपुट आ गया हमारा 55 मेथड क्लास ऑफ बी, 165 मेथड क्लास ऑफ सी और 110, जो भी मैंने मैसेज और डेटा पास किया वो आउटपुट आ गया। ठीक है, ये हमारा मल्टी लेवल का कॉन्सेप्ट है। और लास्ट हमारा जो इनहेरिटेंस है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अब यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ द मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी हाइब्रिड क्या है? मिक्सचर ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। A class is derived from two or more class
and one of the parent class is not a derived class, that is the known as hybrid inheritance। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें दो जो इनहेरिटेंस हैं, अब दिख रहा है इसमें दो इनहेरिटेंस आपको। यहाँ पे देखिए एक तो हमारा मल्टी लेवल ए बी डी, ये तो मल्टी लेवल हो गया। अब हमसे बोल रहा है मल्टीपल, इसमें एक और इनहेरिटेंस है, वो कौन सा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस है, देख रहे हैं। मल्टीपल में दो बेस क्लास और एक ड्राइव क्लास, तो इसमें आपको दो इनहेरिटेंस दिख गया, एक मल्टीपल और एक मल्टी लेवल। द मिक्सचर ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या कैसे वर्क कर रहा है? क्लास डी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी एंड सी, क्लास डी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी एंड सी विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए, और ये जो इनहेरिट हो रहा है वो किससे हो रहा है? क्लास ए से हो रहा है। इसका एग्जाम्पल से हम लोग अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी जो है वो इजीली हो जाता है, ताकि कैसे ऑब्जेक्शन क्रिएट हो रहा है, कैसे कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्लास ए बनाया है, उसका डेटा मेंबर्स है, इसमें मैंने कुछ जो है वो मेथड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्लास बी है, डिराइव क्लास, जो कि किसको? डिराइव क्लास बी फ्रॉम क्लास ए को कर रहा है। ठीक है, उसका मेथड बनाया है। उसके बाद में ड्राइविंग क्लास सी है। ठीक है, उसके बाद क्लास डी आता है। क्लास डी जो है वो बी और सी को क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है। ठीक है, उसमें जो है मैंने एक मेथड बनाया है। उसके बाद में आता है मेन मेथड। अब मेन मेथड यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। क्लास डी का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में कि मैंने जो है वो क्लास डी का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास डी का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे obj डॉट सेट डेटा, obj डॉट गेट डेटा, उसके बाद में obj डॉट प्रिंट मैसेज, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन, ये सब क्या है? मेथड है। अब देखते हैं कि ये मेथड किसका किसका है। तो सेट डेटा मेथड किसका है? तो सेट डेटा जो हमारा मेथड है वो किसका मेथड है? क्लास ए का मेथड है, देख रहे हैं, सेट डेटा। ठीक है, उसके बाद में क्लास बी का मेथड क्या है? ये तो हमारा क्लास ए का हो गया, सेट डेटा गेट डेटा। क्लास बी में क्या मेथड है? तो क्लास बी में हमारा मेथड है प्रिंट मैसेज, प्रिंट मैसेज भी हो रहा है। क्लास सी में क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट। तो क्लास डी में क्या है? प्रिंट फंक्शन। तो इस डी क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके मैंने क्लास ए बी सी और डी का जो मेथड है उसको मैंने कॉल किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास डी जो है वो ड्राइव है, और क्लास डी जो ड्राइव है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका जो ये बेस क्लास है और ये बेस क्लास का मेथड इसके थ्रू कॉल हो जाएगा। और हमारा विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए, और ये जो दो मेथड, ये जो बी है उसको इनहेरिट कौन कर रहा है? क्लास ए को। बी जो है क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, तो उससे जो इनहेरिट हो जा रहा है तो ये क्लास डी जो है इसके मदद से कॉल हो जा रहा है क्लास ए का भी मेथड। ठीक है, तो क्लास डी को ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जिसमें ए का, क्लास बी का, क्लास सी का, तीनों का जो हमारा मेथड क्या हो गया? कॉल हो गया, यानी उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया? उसका जो मेथड है वो हो गया इनहेरिट हो गया। और उसका यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट 55, मेथड ऑफ क्लास बी, मेथड ऑफ क्लास सी और मेथड ऑफ क्लास डी। तो ये हमारा आउटपुट रहा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको जो है ना इनहेरिटेंस में जितना भी था, इनहेरिटेंस क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, आपको मैंने पूरे डिटेल में बताया। कैसे फिगर है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे एग्जाम्पल वर्क करता है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग मेथड कॉल करते हैं। ये आप जब समझ जाइएगा ना तो आपको बता दें ना, इनहेरिटेंस दोबारा देखने को आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसको जो है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें, लेकिन ज़रूर देखें। आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको जो इनहेरिटेंस एकदम कह रहे हैं क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे थियोरेटिकली मैंने जो पढ़ाया उसको मैंने जो है कुछ जो है वो MCQ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन क्लासेस? ऑप्शन ए है
टू मॉडिफाई द डेटा वेन एवर रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी है टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी है टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वेन इट इज क्रिएटेड। ऑप्शन डी है टू कॉल प्राइवेट फंक्शन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। तो आप बताइए इसका जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। दैट इज द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इन क्लासेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी मैंने ऊपर इस सारा चीज़ मैंने जो पढ़ाया है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद बताना है। ए कंस्ट्रक्टर दैट अलाउ ए यूजर टू मूव द डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यस। ए कंस्ट्रक्टर to initialize an object with value of another object. Option C है a constructor to check the whether two objects are equal or not. No. A constructor to kill the other copy of given object. No. A constructor that allow to user move. No. ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, that is a constructor to initialize an object with the value of another object. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पैरामीटर्स डज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर। यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर रिक्वायर। ऑब्वियस सी बात है, आपको बताया कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें जो पैरामीटर नहीं होता यानी 0 पैरामीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। अभी मैंने टाइप्स बताया, तो देयर आर 4 कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल, मल्टी लेवल, हिरारिकल, मल्टीपल और हाइब्रिड। यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो आई थिंक 5 होना चाहिए। एक हो गया हमारा सिंगल, दूसरा हमारा हो गया हिरारिकल, तीसरा हमारा हो गया मल्टीपल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। ठीक है, ऐसे ऑप्शन अगर आपको दिया हुआ है 4 तो आप 4 मार सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइडेड उप्स इन सी प्लस प्लस। कितने तरह का एक्सेस स्पेसिफायर होता है सी प्लस प्लस में, तो 3, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट है विच एमंग द फ्लोइंग कैन रिस्ट्रिक्ट क्लास मेंबर टू गेट इनहेरिटेड। ठीक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक या ऑल 3। यानी कौन सा जो है वो स्पेसिफायर जो कि क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है जो भी क्लास का मेंबर है उसको इनहेरिटेड से, तो वो दैट इज प्राइवेट। यानी प्राइवेट जो मेंबर होता है क्लास का उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड को कर सकते हैं, पब्लिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो डिराइविंग ए न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है कि विच स्पेसिफायर मेक्स all the data member and functions of the base class inaccessible by the derived classes। तो इसका भी वही होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज प्राइवेट। सो प्राइवेट जो मेंबर होते हैं क्लास का डेट इज क्या होता है, इनएक्सेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है वो बताना है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपको बताए थे कि उसमें जो क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो होता है वो ड्राइविंग ए ड्राइव क्लास फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि मोर देन वन बेस क्लास होता है और एक ड्राइव क्लास होता है। विच कॉन्सेप्ट अलाउ यू टू रीयूज द रिटन कोड। यानी कि रीयूजिबिलिटी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो रीयूजिबिलिटी हमें जो इनहेरिटेंस प्रोवाइड कराता है, जो कि हम लोग एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस में देखे थे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। यानी इसमें कंस्ट्रक्टर का टाइप कौन नहीं है, पैरामीटराइज है, डिफॉल्ट है, कॉपी भी है, लेकिन फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन ड्राइव क्लास इनहेरिटेड। ठीक है,
विच ऑफ द फ्लोइंग कैन ड्राइव क्लास इनहेरिटेड, मेंबर, फंक्शंस, बोथ मेंबर एंड फंक्शन, क्लासेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ मेंबर एंड फंक्शन कैन बी ड्राइव क्लास इनहेरिट। तो ये था इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर और एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको आई होप सारे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो है वो पूरी जो है वो अच्छे से विथ एग्जाम्पल फिगर के साथ समझाया। नेक्स्ट वीडियो में जो उप्स का कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप लोग जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। कंप्यूटर साइंस का जितने भी रिसोर्सेज है वो आपको फ्री अवेलेबल होने वाला है। हम लोग BPSC TRE 4.0 का जो प्रिपरेशन है वो इस चैनल पर जो है स्टार्ट हो गया और लगातार वीडियो आ रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए फिर आप लोग से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।